गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सीयूटी की आज की क्लास में हम लोग क्यू डिस्कस करेंगे और आज की क्लास का नाम है सीयूटी कंप्यूटर क्लास 13। ठीक है, सीयूटी कंप्यूटर क्लास 13। जो आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे वो इसी क्लास के नाम से मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी के नाम से आपको थ्योरी के नोट्स मिलेंगे, ध्यान रखिए। और आज हम लोग क्यू फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टैक आपका कंप्लीट हो गया है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं अब हम। थ्योरी नोट्स एक बार फिर बता देते हैं, सीयूटी कंप्यूटर क्लास 13 के नाम से मिलेंगे। जिस क्लास का नाम है उसी क्लास के नाम से आपको क्यू के थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे। क्यू भी एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है और मैंने आपको बताया था कि स्टैक में एक ही एंड होता है जहां से इंसर्शन और डिलीशन होता है, जबकि क्यू के लिए दो एंड होते हैं। एक एंड से इंसर्शन होता है, दूसरे एंड से डिलीशन होता है। जैसे अगर आप बात करो कि रेलवे टिकट, घर में आप टिकट लेने जाते हो तो आप घुसते पीछे से हो और निकलते आगे से हो, इसलिए उसका नाम भी, अगर आप देखो किसी ने डेटा स्ट्रक्चर यूज किया होगा तो रेयर और फ्रंट होता है, जहां में रेयर से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और फ्रंट से डेटा को हम डिलीट करते हैं। ठीक है, और क्यू में फीफो स्ट्रक्चर होता है। फीफो का मतलब जो पहले जाएगा वो पहले बाहर आएगा, सीधी सी बात है। इसलिए हम बोलते हैं कि लाइन में लग जाओ। हर जगह आप चाहे हॉस्पिटल में जाइए, चाहे आप रिजर्वेशन में काउंटर पे जाइए, चाहे आप किसी भी बिल काउंटर पे जाते हो, तो हर जगह आपको क्या करना पड़ता है, क्यू में रहना पड़ता है, यानी कतार में आपको लगना पड़ता है। तो जो पहले लगा है उसका काम पहले होगा, या जो पहले गया है टिकट लेने उसको पहले टिकट मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो फीफो होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एंड से इंसर्शन होता है और दूसरे एंड से डिलीशन का काम होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अभी ये जो क्लास हो रही है, जिसमें सीयूईटी के नाम से जो भी क्लास हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के लिए ही है। जो क्लास टॉपिक के नाम से कॉमन हो रही है वो क्लास हर जगह एप्लीकेबल है। इसलिए अब बार बार ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि ये सीयूईटी वालों के लिए है कि निमसेट वालों के लिए है। सीयूईटी नाम लिखा है मतलब सीयूईटी वालों के लिए है, बात खत्म। सो डेफिनेशन को एक बार रीड करते हैं। A queue is a linear data structure similar to the stack with some limitations on the insertion and deletion of the elements। मतलब स्टैक की तरह ही होता है, बट इसमें limitations होती हैं इंसर्शन और डिलीशन करने के लिए। So the insertion of an element is queue is done at one end and the removal is done at the another end or opposite end। मतलब एक एंड से इंसर्शन और दूसरे एंड से रिमूवल होता है। So thus we can conclude that queue data structure follows FIFO, like first in first out principle, to manipulate the data elements, and implementation of queue can be done using, आप इसको कैसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखिए, जैसे एरे से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप लिंक लिस्ट से भी इसका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, आप स्टैक से भी इसका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। डिपेंड करता है
कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है और किस जगह आप इसको यूज कर रहे हो, ये मैटर करता है। तो ये 3 तरीके से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, एक तो एरेज, लिंक लिस्ट और स्टैक, और आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शुरुआती दौर में अगर हम बात करें कि सी प्लस प्लस या जावा के साथ इसको प्रिपेयर करते थे, बट अब हम जो कि अभी हम जाने कि ट्रेंडिंग अगर हमारी कोई लैंग्वेज है पाइथन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, और पाइथन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, इसके थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। अब बात करेंगे कि सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम बात करें टिकट काउंटर, एन एस्केलेटर पर आप हमेशा यूज करते हैं, कॉर वॉश एंड मैनी मोर, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो क्यू में है। देखिए एक छवि मैं आपको दिखा रहा हूं, एक फिगर आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये टिकट काउंटर है और एक बंदा जाएगा, पर्सन हु एंटर्स द लास्ट विल रिसीव द टिकट लास्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बंदा लास्ट में लगा है क्यू में, उसको टिकट सबसे बाद में मिलेगा, और जो बंदा पहले लगा है, पर्सन हु एंटर्स फर्स्ट रिसीव द मूवी टिकट फर्स्ट, ठीक है, यानी इस बंदे को टिकट पहले मिलेगा, देन इसके बाद इसको मिलेगा, देन इसके बाद इसको मिलेगा, देन इसके बाद इसको मिलेगा, और सबसे लास्ट में इसको मिलेगा। सीधी सी बात है। लेकिन ध्यान रखिए कि इस एंड से ही आपको जाना है, ये टिकट काउंटर है, तो इस एंड से आप जाएंगे जिसे बोलेंगे इंसर्शन, और इस एंड से आप बाहर जाएंगे जिसे हम बोलेंगे रिमूवल या डिलीशन, ठीक है। अभी आपको हम ये जो एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, इस एग्जाम्पल से आप कॉन्सेप्ट बनाइए। बहुत सारे लोग जानते हैं कि क्यू होता क्या है बेसिकली। हाँ, लास्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं, जैसे हम उसको फिलो बोल सकते हैं, स्टैक ऑफ फिलो बोलते हैं, ऐसे ही इसको हम लीलो बोल सकते हैं, LILO, ठीक है, लास्ट इन लास्ट आउट, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को आप इमेजिन कर लेंगे और इस डायग्राम के हिसाब से आप चीजों को सोचेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर वो भी इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि क्यों समझने में उनको कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे आपको याद नहीं करना है, कोई भी चीज आपको याद नहीं करना है। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट में कोई भी चीज याद करने की कोशिश करेंगे, आपको याद नहीं होगा। कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में आपने यूज किया है, और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है, बस ये विचार आपको करना है। बिल्कुल टफ नहीं है, और अगर टफ तो फिर बहुत कुछ है इसमें लेकिन टफ मानेंगे तो टफ लगेगा, इजी मानेंगे तो इजी लगेगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। बहुत सारे लोगों को पता है क्यू है क्या, बस वो ये जानते हैं कि फीफो नेचर पे काम करता है, बट बहुत सारी चीजें वो नहीं जानते कि क्यों यूज किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे यूज किया जाता है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजों को भी हमको ध्यान में रखना है। बस हम यहाँ पर आपके साथ में इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से होता है, जो आपके काम की चीज नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट्स हम आपके साथ में सारे डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस। ओके, चलिए। दो ऑपरेशन होते हैं फंडामेंटल, जो हमने आपको भी बताए कि एक होता है NQ ऑपरेशन और दूसरा होता है DQ ऑपरेशन। चाहे हम इसको इंसर्शन और डिलीशन के नाम से जान लें, पर अगर हम बात करें कि NQ और DQ, ये पाइथन में भी हम यूज कर लेते हैं। पाइथन में NQ और DQ के नाम से ही इंसर्शन डिलीशन हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो अलग अलग हो सकता है, थोड़े बहुत नाम हो जाए कि इंसर्शन कर रहे हो, डिलीशन कर रहे हो, बट NQ ऑपरेशन का मतलब इंसर्शन है, DQ ऑपरेशन का मतलब है डिलीशन। सो दिस insertion or addition of the some data elements to the queue is called NQ. The element insertion is always done with the help of the rear pointer.
ठीक है, किसके द्वारा होगा? रेयर के द्वारा होगा। अगर आप यहां पर इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, ये है हमारे पास में रेयर पॉइंटर, ठीक है। एनक्यू ऑपरेशन यहां हो रहा है। मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास में एक टिकट काउंटर है, ठीक है, ये है टिकट काउंटर। थोड़ा अब आप उस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको छवि दिखाई थी पिछले स्लाइड में कि टिकट काउंटर पे कोई भी व्यक्ति इंसर्ट करेगा, मतलब कोई जाएगा, तो शुरुआत यहां से होगी, यानी इसकी मदद से वो जाएगा, ठीक है। और ऐसे करते 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 यहां तक पहुंच जाएगा, जितनी उसमें क्षमता होगी लाइन में, ठीक है, जितना उसमें हमने साइज ले रखा होगा क्यू में। और उसके बाद में जब टिकट मिलना शुरू होंगे तो यहां से वो डिलीशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो डिलीटिंग द रिमूविंग एलिमेंट डेटा एलिमेंट फ्रॉम द क्यू इज द टर्म DQ। और डिलीशन हमेशा होगा फ्रंट पॉइंटर से। कहां से होगा? फ्रंट पॉइंटर से। अब इसको फ्रंट वेरिएबल बोले, फ्रंट पॉइंटर बोले, एक ही बात है। इसलिए क्योंकि पॉइंटर कई जगह यूज नहीं होता है, बट चूंकि पॉइंटर का यूज इसलिए अभी आपको यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है कि मैक्सिममली डेटा स्ट्रक्चर जो इंप्लीमेंटेशन पूछ लेते हैं वो C++ के बेस पे कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये पॉइंटर वर्ड यूज हुआ है। बाकी आप ये याद रखो कि हमें रेयर से इंसर्ट करना है और फ्रंट से हमें डिलीट करना है। सो दीज आर द टू वेरिएबल्स, रेयर एंड फ्रंट। NQ and DQ, these are two basic operation to insert or remove an element of in Q, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बताते हैं अगर इसमें कोई दिक्कत है तो। इसके नोट्स इस क्लास के नाम से ही आपको मिलेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको नोट कुछ नहीं करना है। जो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखता हूं, अगर आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिखें, या हम आपको स्लाइड दिखा रहे हैं इस दौरान अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से कई सारी क्लैरिटी आ जाती है चीजों में। और दूसरी बात यह है कि लिखने से कई सारी चीजें हमको समझ में आ जाती हैं, पर टाइम थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं कि आप लिखिए। ओके, चलिए तो आगे बढ़े हम, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात थी, 2-3 बार हम समझा चुके हैं। अब देखिए, इसी चीज को थोड़ा सा मैंने यहां पर आपको बताया है। देखिए, ये है हमारा रेयर एंड, ठीक है, ये है हमारा रेयर एंड, और यहां पर हम एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे इस क्यू का साइज जो है, इस क्यू का जो साइज है वो कितना है? 4 है। मतलब यहां पर 4 एलिमेंट ही हम रख सकते हैं। अभी आप इसको थोड़ा सा एरे की तरह से देख पा रहे होंगे, आई थिंक, है ना, कि ये एरे की तरह है। हाँ, एरे की तरह ही होता है, बट क्या है, मैंने आपको बोला कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन एरे, लिंक लिस्ट और स्टैक से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक लाइन में ही होता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, पहला एलिमेंट आएगा तो पहले वाली जगह पर जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरी वाली वैल्यू, थर्ड एलिमेंट, और ये फोर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पर एनक्यू ऑपरेशन जब किया गया तो 4 एलिमेंट के लिए किया गया। डीक्यू ऑपरेशन को मैंने आपको बताया है कि यहां पर हम फ्रंट एंड से करते हैं। ध्यान रखिए, ये लिखा है फ्रंट एंड और ये लिखा है रेयर एंड। तो जो बात अभी हमने पहले बताई थी वही एक बात फिर से रिपीट की गई है, ठीक। मुझे लगता है यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। बात यह है कि जब हमारा काम स्टैक से हो रहा था तो क्यू की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो कुछ हम इसके रियल टाइप एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यू का यूज कहां कहां होता है। जैसे स्टैक के बहुत सारे एप्लीकेशन थे, वैसे ही क्यू के बहुत सारे एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया कि क्यू का रियल लाइफ एप्लीकेशन है कि आप टिकट काउंटर पे जाते हैं, टिकट लेते हैं, एक एंड से आप एंटर करते हैं, दूसरे एंड पर आप डिलीट करते हैं। और दूसरी बात, क्यू के 2 एंड होते हैं जबकि स्टैक का सिर्फ एक एंड होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्यू के 2 एंड में
एक होता है रेयर और एक होता है फ्रंट। अब बात करेंगे एप्लीकेशन की। तो पहला एप्लीकेशन अगर हम बात करें कि ड्यू टू द फैक्ट दैट क्यू परफॉर्म एक्शन ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, विच इज क्वाइट फेयर फॉर द ऑर्डरिंग ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो हमने पहले इंस्ट्रक्शन दी वो इंस्ट्रक्शन पहले ही एग्जीक्यूट हो गई। दैट इज मीन कि आपने एक ऑर्डर में एक्शंस को परफॉर्म किया है, याद रखें। सो देयर आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ क्यूज। अभी हम बात करेंगे कौन कौन सी। क्यूज आर वाइडली यूज्ड आर वेटिंग लिस्ट फॉर अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्स। जैसे आप प्रोसेस को शेड्यूल करते हो, ठीक है ना, तो क्यू क्या करता है कि हमने अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जॉब पूल होता है उसको हम क्यू में अरेंज करते हैं, और जॉब क्यू का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जॉब्स एक ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं। जैसे कि इसने बोला कि सिंगल शेयर्ड रिसोर्स, जैसे कि प्रिंटर है, डिस्क है या सीपीयू है, किसी प्रोसेस को कैसे यूज कर रहा है, ठीक है, और उसमें कौन से रिसोर्स को यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो बाकी जो प्रोसेसेस होंगी, अगर मान लेते हैं कि सो मैनी प्रोसेस लाइक 4 प्रोसेस हैं और एक रिसोर्स को यूज कर रही हैं, तो बाकी 3 प्रोसेस उसी सेम रिसोर्स को यूज करने के लिए वेटिंग में जाएंगी, जिसको हम क्यू में मैनेज करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे कि क्यू आर यूज्ड एसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑफ डेटा। मैंने आपको बताया था कि स्टैक में इसका एप्लीकेशन नहीं है। वो कौन सा था? एसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑफ डेटा, वेयर डेटा इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड एट द सेम रेट बिटवीन टू प्रोसेसेस। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्लॉक नहीं होती है। जब क्लॉक नहीं होगी तो सेम रेट में डेटा ट्रांसफर दोनों प्रोसेस के बीच में हो, ये जरूरी नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि पाइप्स, पाइपिंग जब हम करते हैं डेटा में, है ना, एक एंड से हम कर रहे हैं, दूसरे एंड पे हम कर रहे हैं, वहां पे निकाल रहे हैं, तो दोनों जगह पर अलग अलग चीजें हैं। पाइप अगर आपने पाइपलाइंस, जब आप माइक्रो प्रोसेसर वगैरह या प्रोसेसर वगैरह पढ़ोगे तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझोगे। उसी में फाइल में आईओ ऑपरेशन है और सॉकेट्स हैं। ये सॉकेट जो टर्म है वो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। जब हम प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन के दौरान लाते हैं तो सॉकेट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हम इतना ज्यादा इस पर डिटेल में चर्चा ना करें, ज्यादा बेटर है, बिकॉज जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको सॉकेट्स का मतलब भी बता देंगे। क्यू आर यूज्ड एज बफर इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन लाइक MP3 मीडिया प्लेयर, CD प्लेयर, ठीक है। क्यू कहाँ यूज करते हैं? बफर की तरह यूज भी करते हैं। जैसे अगर हम MP3 मीडिया प्लेयर की बात कर रहे हैं, जैसे अगर सपोज दैट कि आप ये एक मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हो, अगला गाना जब आएगा तो उसके लिए वो क्यू में रहेगा। तो जब तक पहला वाला गाना एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक वो हमारा दूसरा गाना नहीं आएगा, है ना। प्लेलिस्ट की तरह भी यूज होता है। और है ना, जैसे आपने दूसरा गाना लोड किया तो दूसरा गाना जैसे ही लोड करेंगे तो वो कुछ टाइम बफर में रहेगा और बफर में आने के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो जितने भी, जैसे आपने लगातार लगा रखे हैं एक के बाद एक, तो वो ऑटोमेटिकली बफर में जाते रहेंगे, क्यू में मैनेज रहता है, ठीक है। इसके बाद क्यू आर यूज टू मेंटेन द प्लेलिस्ट इन द मीडिया प्लेयर इन ऑर्डर टू ऐड एंड रिमूव द सॉन्ग फ्रॉम द प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट आप मैनेज करते हैं, और जितने भी इंटरप्ट्स की हैंडलिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको भी क्यू यूज करता है, ठीक है। एसिंक्रोनस मैंने कल भी बताया था, कल परसों मैंने बताया था। एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि जब दो प्रोसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, एक होता है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। सिंक्रोनस में क्या होता है कि क्लॉक पल्स होती है, तो वो मेजर करती है कि इस स्पीड से डेटा रीड हो रहा है, इस स्पीड से राइट हो रहा है, दोनों साइड से, ठीक है। लेकिन जब एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर होता है तो हो सकता है कि इस प्रोसेस ने इस प्रोसेस को ज्यादा डेटा दे दिया हो, उससे कम आया हो, मतलब सेम रेट में डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। तो बात समझ में आ रही? अगर सेम रेट में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर हो गया।
अगर सेम रेट में डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है मतलब एसिंक्रोनस हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब सेम रेट में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें क्लॉक पल्स भी काम करती है, और क्लॉक पल्स ये मेजर करती रहती है हर टाइम कि इस प्रोसेस या इस प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज। अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस को थोड़ा आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जब आप ब्लूटूथ यूज करते हैं तो पेयर डिवाइस यूज करते हैं। पेयर डिवाइस का मतलब ये होता है कि दोनों डिवाइस सिंक कर दी हैं आपने, और अब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब डेटा ट्रांसफर कर रहे होंगे आप पेयर डिवाइसेस के बीच में, तो दोनों क्या हो रही होंगी, सेम रेट में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप अनपेयर डिवाइस पे जब डेटा ट्रांसफर करते हो तो उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, बिकॉज वहां पर पेयर्ड नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, तो डेटा ट्रांसफर की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे उसको कनेक्शन नहीं मिलेगा प्रॉपर, वो आउट भी हो जाता है। बात समझ में आ रही? पर जब सिंक्रोनाइज करते हैं तो पेयर डिवाइसेस में केवल उसी डायरेक्शन में डेटा या उसी पर्टिकुलर डिवाइस में डेटा हम शेयर कर रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? स्लाइड भी क्यों होता है, मतलब समझा नहीं। चलो, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्यू की। टाइप्स ऑफ क्यू में हमको चार तरह की टाइप्स पढ़नी है। पहला है सिंपल क्यू, जिसको हम लीनियर क्यू भी बोलते हैं या ऑर्डिनरी क्यू भी बोलते हैं। दूसरा है सर्कुलर क्यू। तीसरा है प्रायोरिटी क्यू। और चौथा है डबल एंडेड क्यू या डी क्यू बोलते हैं। इसको हम ऑर्डिनरी भी बोल देते हैं, है ना। ओके, चलो तो आगे बढ़ें। सिंपल क्यू या लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डबल एंडेड क्यू देख लीजिएगा एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्लाइड्स भी, अच्छा स्लाइड भी क्यू में होती है, बिल्कुल सही बात है आपने बोली, क्योंकि हम एक के बाद एक इंसर्ट करते जा रहे हैं, एक के बाद हम एक कंप्लीट करके रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्यू में ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेटा कंप्लीट ट्रांसफर होगी ये नहीं कैसा कहा जा सकता है। डेटा कंप्लीट ट्रांसफर तो कनेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा। हो सकता है कि डिवाइस के द्वारा ही कोई इंटरप्ट आ जाए, तो डेटा कंप्लीट ट्रांसफर कैसे होगा। मान लेते हैं कि आपकी डिवाइस में पर्टिकुलर डिवाइस से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिस डिवाइस में ट्रांसफर हो रहा है हो सकता है उसमें स्पेस ना हो, तो कैसे होगा। पेयर्ड कर लेने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर करेंगे तो हमेशा कंप्लीटली होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बस सेम रेट में डेटा ट्रांसफर होता है, क्लॉक पल्स जहां पर मेजर करता है, बस और कुछ भी नहीं होता है। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में क्या डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होगा क्या? ऐसा थोड़ी ना है। आप अनपेयर डिवाइस पे भी तो डेटा ट्रांसफर करते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब फालतू की बात दिमाग में ना लेके आओ। चलो अब बात करते हैं कि सिंपल क्यू क्या है। तो सिंपल क्यू वही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे। A linear queue and insertion take place from the one end while the deletion occurs from another end. The end at which the insertion take place the known as the rear end. बस वही सारी चीजें बोली गई हैं, linear queue है। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग द लीनियर क्यू इज दैट इंसर्शन इज डन ओनली फ्रॉम रेयर एंड। मतलब एक ही जगह से आप इंसर्शन कर सकते हैं, बीच में आप कहीं इंसर्शन नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं यहां से इंसर्शन कर दूं, क्योंकि दो एंड हैं आपके पास में, बट इस एंड से आप इंसर्शन नहीं कर सकते और इस एंड से आप डिलीशन
नहीं कर सकते, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। इफ द फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, सो वी कैन नॉट इंसर्ट मोर एलिमेंट इवन थ्रो द स्पेसेस अवेलेबल इन द लीनियर क्यू। इसका मतलब अभी हम आपको समझाएंगे, थोड़ा वेट करिए। अगर मान लेते हैं कि यहां से दो व्यक्ति हट गए, ठीक है, अभी आप टिकट की तरह सोचिएगा कि यहां पर दो व्यक्ति हट गए यहां से, ठीक है, दो एलिमेंट हमने डिलीट कर दिए हैं, है ना। तो अगर हम चाहें कि यहां पर दो प्लेसेस खाली हो गई हैं, तो यहां पर दो प्लेसेस में ऐड कर दें हम कोई भी एलिमेंट्स, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द लीनियर क्यू, ठीक है। तो यहां पर अगर ये एलिमेंट डिलीट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये यहां शिफ्ट हो जाए और ये यहां शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। शिफ्ट शिफ्ट पॉसिबल नहीं होता है कि हम फिर पीछे से दो एलिमेंट ऐड कर दें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि है ना, जब आप एरे एरे को सोचिएगा, आप पहले इसको, हम एरे से पहले सोच के बताएंगे, फिर आप सोचना इसको, ठीक। So in this case, the linear queue shows the overflow condition as the rear is pointing to the last element. मान लेते हैं कि यहां पर ये चार वैल्यू हैं। अब इन चारों वैल्यू में अगर आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर दो पॉइंटर होते हैं, एक होता है रेयर पॉइंटर, तो आपका रेयर यहां पर है और आपका फ्रंट जो पॉइंटर है वो यहां पर है। आप समझना मेरी बात को। जब रेयर पॉइंटर शुरुआत में यहां होगा, शुरुआत में रेयर कहां होगा, यहां होगा, शुरुआत में रेयर और फ्रंट एक ही जगह होगा, ठीक है। इस पोजीशन को ही हम रेयर बोलेंगे और फ्रंट बोलेंगे। जैसे जैसे इंसर्ट करते जाएंगे, रेयर पॉइंटर इंक्रीज होता जाएगा और एट लास्ट रेयर आपका यहां पहुंच जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपने पहला एलिमेंट डिलीट किया, दूसरा एलिमेंट डिलीट किया, तो आपका जो फ्रंट पॉइंटर था वो यहां आ गया, ये कहना ये चाह रहे हैं। अब बात करते हैं, फ्रंट यहां है और रियर यहां है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हो कि ये वैल्यू शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। अब और आप इसके बाद में कोई एक और एलिमेंट है जो आप इंसर्ट कर रहे हो, जब आप इंसर्ट कर रहे होगे कोई भी एलिमेंट को, तो ये कंडीशन क्या शो करेगा, ओवरफ्लो, जबकि जगह यहां पर बची हुई है। समझ में आ गई बात, ठीक है। सो इन दिस केस द लीनियर क्यू शोज द ओवरफ्लो कंडीशन एज द रेयर इज पॉइंटिंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, क्योंकि रेयर लास्ट एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी थोड़ा आप और वेट करिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे एन क्यू है इंसर्ट करना, डी क्यू है डिलीट करना। मुझे लगता है इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि पी क्या काम किया है। दिस इज द थर्ड ऑपरेशन दैट रिटर्न्स द एलिमेंट विच इज पॉइंटेड बाय द फ्रंट पॉइंटर इन द क्यू बट डज नॉट डिलीट इट। ये किसको पॉइंट करता है, फ्रंट पॉइंटर। कहां पर ये है, ठीक है, पीक वो पोजीशन बताता है जहां पर फ्रंट पॉइंटर है। क्यू ओवरफ्लो या इज फुल फंक्शन, ठीक है, इज एम्प्टी, ये दोनों से बताएगा। अब एम्प्टी कब होगा, जब हम फ्रंट में, जब हमारे पास में कोई एलिमेंट नहीं है ना, इट शोज द अंडरफ्लो कंडीशन व्हेन द क्यू इज एम्प्टी, नो एलिमेंट्स आर इन द क्यू। अगर कोई एलिमेंट क्यू में नहीं है और आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो क्या बताएगा, अंडरफ्लो बताएगा। कोई एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जब क्यू का साइज कंप्लीट है, फुल है, या फिर रेयर हमारा लास्ट पॉइंटर पर पड़ा हुआ है और फिर आप उसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बताएगा, ओवरफ्लो करेगा, ठीक। बट हम ऐसा मान लेते हैं कि जब कंप्लीटली हमारा कोई भी क्यू फुल है और उसमें कोई एलिमेंट आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, सो दिस कंडीशन इज शोज एज इज फुल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि
अब इसी में आगे बात करते हैं सर्कुलर क्यू। क्यों हम बात कर रहे हैं, देखो पहले हम आपको समझा देते हैं कि सर्कुलर क्यू क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। और क्यू का जो ड्रॉबैक था वो अभी हम डिस्कस नहीं किए थे, बट आपको हो सकता है कि समझने में दिक्कत गई है, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं। लीनियर क्यू में दिक्कत किया है, मान लेते हैं यहां पर एलिमेंट 2, 5, 7 और 9 है। हमने इंसर्शन किया है यहां से, ये हम इंसर्शन कर रहे हैं, और हमारा रेयर जो है वो बेटा ये है। रेयर का मतलब इंसर्शन, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, डिलीशन कर रहेंगे जहां पर हमारा फ्रंट पॉइंटर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। अब मान लेते हैं कि हमने यहां पर कुछ एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। जब डिलीट कर दिया तो वो स्पेस हमारी हो गई खाली। थोड़ा सा आप इस बात को ऐसे समझना कि जैसे आप मान लेते हैं किसी फंक्शन में गए, पार्टी में गए, और वहां कोई शो है जहां पर कई सारी लाइन में कुर्सियां या टेबलें लगी हुई हैं, ठीक है। एक रो में जहां पर आप बैठे थे वहां पर 5 लोग बैठे थे, उन 5 लोगों में से 2 लोग चले गए। मान लेते हैं कि 2 लोग चले गए, एक ये चला गया और एक ये चला गया, ठीक। अब ये क्या हो गई, जगह हो गई खाली, जगह हो गई खाली। अब थोड़ा आप सोचना कि जो लोग बैठे हैं और कोई भी नया बंदा आया, कोई भी नया बंदा आया, मान लेते हैं हमें 7 को इंसर्ट कराना था, ठीक है, या 10 या 8 को इंसर्ट कराना। 8 एक एलिमेंट है, 8 एक एलिमेंट है जिसको हम कह रहे हैं इंसर्ट करा दो। तो आप थोड़ा इमेजिनेशन करिए बेटा, वो आपसे कहता है कि भाई शिफ्ट हो, ठीक है। ये 9 वाले से कहता है कि उधर खिसकना, 7 वाले से, 9 वाला 7 वाले को कहे, 7 वाला 5 वाले को कहे कि भैया आप खिसकना, मुझे बैठना है। तो आपने देखा होगा जब आप पार्टी में जाते हो या कहीं कोई शो में बैठते हो तो कुछ लोग बहुत अड़ियल होते हैं, वो कहते हैं भैया हम नहीं खिसकेंगे, जगह यहां पड़ी है। वो कहते हैं हम नहीं खिसकेंगे। या आप देखो ट्रेन में 2 सीटें खाली हैं, 2 लोग चले गए, तो क्या बोलते हैं, भैया वो नीचे गए हैं पानी भरने चले गए, अगर ट्रेन रुकी हुई है तो, है ना। वो शिफ्ट नहीं होते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग की बात होती है ये पॉसिबल नहीं है कि वो शिफ्ट हो, ये इजी नहीं है। तो ये एक हो गया ड्रॉबैक क्यू का, लीनियर क्यू का। इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए ही हमने सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट लाया। समझ में आ रही बात? क्या लेके आए, सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट लेके आए। सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट से अब आप थोड़ा सा रिलेट करिए कि जब 3 लोग अपनी पोजीशन पर उसी जगह पर बैठे हैं तो आप क्या बोलते हो, भैया घूम के आओ अगर आपको इन 2 जगह पर बैठना है। क्या बोलते हो आप, घूम कर आओ इन 2 जगह पर बैठने के लिए, अगर 2 एलिमेंट हमारे पास में है तो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर 8 वाला एलिमेंट आपको इंसर्ट कराना है तो आप 8 वाले एलिमेंट को आगे से नहीं, कहां से करोगे, आप यहां से एंटर कराओगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सर्कुलर क्यू। बात समझ में आ गई? ये है बहुत सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में। ये ड्रॉबैक है क्योंकि स्पेस तो है, वही वाली बात है ना कि 3 लोग बैठे हुए हैं और 2 लोगों की स्पेस खाली है। चौथा व्यक्ति आया, भैया आप खिसकना, वो कहेगा हम नहीं खिसकेंगे, हम अपनी सीट से नहीं उठेंगे। जो आपको सीट मिली है, जैसे सिनेमा हॉल में भी होता है ना, कई बार आप देखते हो आपकी नंबर की सीट आपको मिलती है पर 2 लोग बीच में छोड़ के चले गए, और कोई नया बंदा आता है तो वो कहेगा कि आप किसको, तो वो कहेगा नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। क्या करते हो आप, हम तो अपनी जगह पे बैठेंगे, आपको बैठना है तो आप वहां से घूम के आइए। तो यही कॉन्सेप्ट है बेटा सर्कुलर क्यू का, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर में हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये आप एलिमेंट को शिफ्ट कराओगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड व्यू
इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। इसको इजी बनाने के लिए सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट लाए। इसका कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये होता है कि रेयर और फ्रंट को हम, यानी कि रेयर को लास्ट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो आप फ्रंट से एलिमेंट कर देते हो। डी क्यू मतलब यस, सिंपली द रीजन इज सर्कल एंडिंग। वो तो फिर आप क्या करोगे ना, आप स्टोर करोगे टेम्परेरी वेरिएबल में, एक एक करके पहुंचाओगे उन एलिमेंट्स को, बट वो अच्छा वे नहीं है, उससे आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, टाइम भी ज्यादा लेगा, स्पेस भी ज्यादा लेगा। अभी तो ये 5 एलिमेंट है, हमने कहा 500 एलिमेंट है, फिर क्या करोगे आप, क्या 500 को शिफ्ट करोगे आप? पहले 20 एलिमेंट गायब कर दिए, तो 20 एलिमेंट गायब करने के बाद 480 एलिमेंट को खिसकाओगे आप? दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर 480 लोग एक कतार में बैठे हुए हैं, 500 लोग एक कतार में बैठे हुए हैं और 20 लोग अपनी जगह पे खाली हो गए, तो क्या करोगे आप? 480 को शिफ्ट करोगे आप? आप सोचिए जरा, एक एक लाइन में आपको बैठा के खाना खिलाया जा रहा है, और जहां एक लाइन में 500 लोग बैठे हुए हैं, 20 लोग को खाना खत्म हो गया है, तो अब बाकी वहां से जो बंदा एंटर करना चाह रहा है लास्ट से, तो क्या आप 480 लोगों को शिफ्ट करोगे खाना खिलाने के लिए? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप क्या बोलोगे, भैया जो 20 खाली हो गए हैं उसको आप वहां से घुमा के लेके आओ, तब 20 को बिठाओ। तो जब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो क्या कंप्यूटेशन में, कंप्यूटर में पॉसिबल है या नहीं है? ये सोचिए आप पहले। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे। सो वाई वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर क्यू इंट्रोड्यूस, तो हमने आपको बता दिया। सर्कुलर क्यू में आप देखते हो कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही होता है। जैसे कि अभी हमने एक और दो यहां पर एलिमेंट रह गए थे, एक दो तीन हमारे पास में एलिमेंट नहीं है, बट तीन को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा फ्रंट कहां है, यहां होगा, है ना, 0 1 2 3, ये फ्रंट है, रेयर की पोजीशन 4 है, ठीक है, क्लियर। चलो अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे। So there are one limitation in the array implementation of queue. If the rear reaches to end position of the queue, then there might be the possible that some vacant spaces are left in the beginning which cannot be utilized. So to overcome such limitation, the concept of the circular queue was introduced. ये हमने आपको बता दिया। As we can see in the above image, the rear is that last position of the queue and front is the pointing the somewhere rather than the zeroth position. So in the above array, there are only two elements and the other three positions are empty. The rear is at the last position of the queue. If we try to insert the element, then it will show that there are no empty spaces in the queue. इसका मतलब ये है कि जैसे आपका rear यहाँ पर है और front यहाँ पर है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और आपके पास में भले ही 3 वैकेंट पोजीशन है, बट कोई भी पोजीशन को आप एंटर करने की कोशिश करेंगे, कोई भी एलिमेंट को एंटर करने की कोशिश करेंगे, सो ये पॉसिबल नहीं है इन लीनियर क्यू में। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा सर्कुलर। इसका मतलब ये है कि रेयर जो है फ्रंट पे आ जाए पॉइंट करते हुए, इसलिए आप इसको समझिए सर्कुलर वे में हम अरेंज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसी बात को ऐसे समझते हैं। सो देयर इज वन सॉल्यूशन टू अवॉइड द सच वेस्टेज ऑफ द मेमोरी स्पेस बाय शिफ्टिंग बोथ द एलिमेंट्स एट द लेफ्ट एंड एडजस्ट द फ्रंट एंड रेयर एंड अकॉर्डिंगली। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली, अब देखो आपसे मैंने क्या बोला कि देयर इज अ वन सॉल्यूशन अवॉइड सच वेस्टेज ऑफ द मेमोरी, आप शिफ्टिंग करें उन एलिमेंट्स को left and adjust front and rear accordingly. So it is not a practically good approach because the shifting all the elements will consume the lots of time. So the efficient approach to avoid the wastage of the memory is to use the circular queue data structure. मतलब practically वो चीज सही नहीं है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई है, इसको पढ़ना आप। अब देखिए
क्या होगा, ये हमारा एक नोड, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। अगर हम इसको ऐसा बना दें, मतलब लास्ट पॉइंट करें फर्स्ट को, सो इन द सर्कुलर क्यू ऑल द नोड्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कुलर, इट इज सिमिलर टू द लीनियर क्यू एक्सेप्ट दैट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से कनेक्टेड कर दें हम। ठीक है, लास्ट वाला अगर कहे कि भैया अब जगह खाली है तो आप घूम के चले जाएं, ठीक है, इसके लास्ट में आप एलिमेंट कर रहे हो ना, लेकिन ये क्या करेगा, घूम के अपनी पोजीशन को ले लेगा। बात समझ में आ रही? सो इस चीज को हम अब देखो, एक और चीज है, इट इज ऑल्सो नॉन एज रिंग बफर। क्या बोलते हैं इसको? रिंग बफर भी बोलते हैं। सर्कुलर क्यू को क्या बोलते हैं? रिंग बफर। एज ऑल द एंड्स आर कनेक्टेड टू अनोदर एंड, क्या बोलते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एक दूसरे से क्या हो गए, रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड हो गए। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग बफर। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। द ड्रॉबैक दैट ऑकर्स द लीनियर क्यूज ओवरकम बाय द यूजिंग, तो ये हमने बता दिया। ठीक, चलो एक बार देख लो आप, अगर कोई डाउट है तो हम आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट, सबसे बड़ा इसका एप्लीकेशन है कि मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगा। जो लीनियर क्यू में मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, सभी को हम अरेंज कर पाएंगे। सो ठीक, पहला। दूसरा, सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो यूजेस द सर्कुलर क्यूज टू इंसर्ट द प्रोसेसेस एंड द एग्जीक्यूट। मान लेते हैं कि कई सारी प्रोसेस चल रही हैं। अब मान लेते हैं कि P0, P1, P2 प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया और P4, P5 ऑलरेडी हैं, पर P6, P7 को लेके आना है। तो जब अगर लीनियर में करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, वो प्रोसेस तब तक एंटर नहीं कर पाएंगे जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे। इसलिए उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सीपीयू शेड्यूलिंग में आप सर्कुलर क्यू के द्वारा इसको अरेंज करें। दूसरा, आपने अगर ये महसूस किया हो, जब आप ट्रैफिक में ट्रैफिक सिस्टम में, मतलब इसका ये यूज है, जब आप चौराहे पर होते हैं तो आपने देखा होगा कि एक एंड पर एक रेड लाइट होती है, दूसरे एंड पर दूसरी लाइट, तीसरे एंड पर और चौथे एंड पर चारों लाइट्स का सिस्टम क्या होता है कि एक टाइम इंटरवल होता है, उस टाइम इंटरवल पे येलो, ग्रीन और रेड होती रहती हैं। ठीक है, सो दैट इज द अनदर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर क्यू। ठीक है, इन कंप्यूटर कंट्रोल ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक लाइट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर क्यू। आप देखो हर उसके बाद में लास्ट में होता रहता है, तो एक क्यू, सर्कुलर क्यू के फॉर्म में आप देखो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब देखो मेरे पास में एक एग्जांपल के थ्रू हम क्वेश्चंस को समझेंगे, इस सर्कुलर क्यू को समझते हैं कि पहले हमारे पास में ये खाली है जिसमें फ्रंट -1 और रेयर -1 है। जब कोई एलिमेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, फ्रंट की वैल्यू भी -1 है और रेयर की वैल्यू भी -1। जैसे हमने बताया था स्टैक में कि टॉप की वैल्यू -1 है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब फ्रंट 0 और रेयर 0 का मतलब यह है कि पहला एलिमेंट हमने यहां पर इंसर्ट कर दिया, तो अभी हमारा फ्रंट यहीं पर है। देखो ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा रेयर है। अगला एलिमेंट जैसे ही होगा, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो रेयर में रेयर +1 कर देंगे। याद रखना, रेयर में रेयर +1 करते चलेंगे। जैसे ही अगला एलिमेंट देखो हमने इंसर्ट किया तो फ्रंट तो हमारा सेम पोजीशन पर है, रेयर कहां पहुंच गया, 2 पर पहुंच गया। इसी तरह से फ्रंट 0 है, रेयर 3 पर है। ठीक, सारे एलिमेंट हमने लगभग इंसर्ट कर दिए हैं। अगले वाले डायग्राम में देखो फ्रंट 0 पर ही है लेकिन रेयर हमारा 4th पोजीशन पर पहुंच गया, यानी यहां से बढ़ते 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 रेयर यहां तक पहुंच गया। अब देखो हमने क्या किया, डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया और 2 एलिमेंट यहां से गायब कर दिए। तो फ्रंट हमारा कहां आ गया, यहां आ गया, और रेयर कहां है, 4 पर है।
ठीक है। अब देखो, चूंकि लास्ट वाला पहले वाले को पॉइंट कर रहा था, तो जैसे हमने कहा कि यहां पर इंसर्ट कर दो 60, कितना कर दो इंसर्ट, इंसर्ट 60 कर दो, तो क्या हुआ, जैसे यहां पर 60 आया तो ये 60 जो है आखिरी से उठ के यहां पर आ गया। देखो ये कहां चला गया, आखिरी से फर्स्ट वाले में। तो अब रेयर पॉइंटर हमारा कहां था, यहां था, यहां से उठकर कहां आ गया, ये आ गया, ये हमारा रेयर है। और फ्रंट कहां है, इस पोजीशन पर है। फिर हमने अगला पॉइंट, अगली वैल्यू आई, तो भैया 60 के बाद देखो ये 70 पे, तो रेयर का हमने फिर बढ़ा दिया। ये फायदा है। तो इससे क्या हुआ, हमारा मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ पे कोई दिक्कत इसको इंप्लीमेंट करने में या समझने में, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। हम्म, बताओ भाई, एक बार देख लो दोनों डायग्राम को अच्छे से, फिर मुझे बताओ। एक बार और रिपीट कर दें। देखो अभी हमारे पास में क्या है, ये खाली क्यू है, ये खाली है क्यू, ठीक है। जब क्यू खाली है तो इसमें फ्रंट -1 है और रेयर -1, मतलब इस वाली जगह इसके पहले कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फ्रंट की वैल्यू -1 और रेयर की वैल्यू भी -1 है। इसका मतलब कि हमारा क्यू खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है जब। तो ये वो पहली पोजीशन है कि फ्रंट -1 और रेयर -1 होगा। लेकिन जैसे ही आपने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट किया, आपने क्या इंसर्ट किया, इंसर्ट इंसर्ट 10 आपने जैसे ही किया, तो जैसे ही ये 10 इंसर्ट किया तो फ्रंट की वैल्यू 0 और रेयर की वैल्यू 0 हो गई। देखो ये दोनों पॉइंटर जो हैं हमारे यहीं पर पॉइंट कर रहे हैं, मानी फ्रंट भी यही है और डिलीशन भी यही है, मतलब रेयर भी यही है ना। अब आप चाहो तो 10 को डिलीट कर सकते हो, जैसे ही 10 को डिलीट करोगे तो फ्रंट भी -1 हो जाएगा और रेयर भी -1 हो जाएगा, राइट। दो वेरिएबल मान लो, पॉइंटर मत मानो, अब तो दो वेरिएबल मान लो, ठीक। अब हमने अगली बार 20 और 30 दो वैल्यू एंटर की, तो हमारा जो रेयर हो गया वो यहां पहुंच गया और फ्रंट जो है वो अपनी जगह पर है। क्यों, थोड़ा इमेजिनेशन करिए आप। अगर इसको ऐसे सोचिए कि हमने दो तीन वैल्यू एंटर की हैं, 10 20 30, लेकिन डिलीशन कहां से होगा, इस एंड से होगा। इंसर्शन कहां से हो रहा है, इस एंड से हो रहा है। बात समझ में आ रही, तो फ्रंट अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, मूव कौन करेगा, रेयर एंटर, रेयर पॉइंटर मूव करेगा। समझ में आ रही बात। इसी तरह से आपने चौथी वैल्यू डाली, तो जब चौथी वैल्यू डाली तो देखो रेयर अपनी पोजीशन से आगे खिसका, पर फ्रंट अपनी जगह पर एज इट इज है। इस बात को समझ में आया। अब बात करते हैं कि अगली पोजीशन पर हमने 50वां एलिमेंट एंटर किया, ठीक है, 50 नंबर का एलिमेंट एंटर किया, तो 10 20 30 40 50 ये 5 एलिमेंट एंटर किए। अब देखो ये इंसर्शन हो गया, मतलब क्यू का साइज फुल हो गया, यहां पर हमारा क्यू क्या हो गया, फुल हो गया। देखो ये क्यू फुल है, बात समझ में आ रही। और रेयर हमारा लास्ट पोजीशन पे, ये हमारी लास्ट पोजीशन है। अब अगर कोई एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे, पहली चीज तो क्या बताएगा, क्यू फुल है, ओवरफ्लो की कंडीशन दिख जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें, अब हमने क्या किया, इंसर्शन तो कंप्लीट कर लिया, बट हमने अब क्या किया, डिलीशन भी शुरू करना है, ठीक है। तो जैसे अगर 5 नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, अगर इन दो प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया तो अपने आप ये हट जाएंगे क्यू से, बाकी स्पेसेस बचेंगे जो अगली प्रोसेस को देंगे। तो हमने डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया और 10 और 20 यहां से रिमूव कर दिए, तो हमारा जो फ्रंट है, ये जो पॉइंटर है, ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। देखो इस पोजीशन पे कहां पहुंच गया, फ्रंट यहां है और रियर यहां है। अब हमने क्या किया कि नया एलिमेंट 60 को इंसर्ट करना था, तो अब ये दो पोजीशन हो गई खाली। जब ये दो पोजीशन खाली हो जाएंगी तो ये कहेगा कि भाई हमने लास्ट से उठा के यहां पे इसको पुट कर दो। क्यों, सर्कुलर क्यू क्या कहता है, लास्ट वाला फर्स्ट वाले को पॉइंट करने लग जाता है, क्योंकि हमने इसको बनाया एज अ रिंग बफर, यानी सर्कल में बनाया है। सर्कल में कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात।
तो अब हमने क्या किया, 60 को इंसर्ट कर दिया, तो रेयर हमारा जो यहां था वो कहां आ गया, यहां आ गया। फ्रंट अपनी जगह स्टेबल है। अब यहां पर फ्रंट स्टेबल ही रहेगा, याद रखें, तब तक जब तक कि हम कोई ऑपरेशन इसमें डीक्यू नहीं करते, यानी डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर रेयर हमारा 70 हमने एंटर किया, तो रेयर हमारा कहां आ गया, यहां आ गया, पर फ्रंट हमारा इसी जगह पर स्टेबल रहेगा। बात समझ में आ रही? डिलीट कर दोगे ये एलिमेंट्स तो हमारा फ्रंट जो है आगे बढ़ता जाएगा, डिलीट करके, बात खत्म। ठीक, तो इस तरीके से इंसर्शन और डिलीशन हम सर्कुलर क्यू में करते हैं। अभी जो निशु हम आपको सवाल समझा रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसके अलावा आप कोई भी अलग क्वेश्चन अभी मत पूछो, और आप जो पूछ रहे हो वो अलग चीज है। हम पढ़ा रहे हैं आपको क्यू, क्यू का कंसेप्ट समझा रहे हैं, तो पहले क्यू के कंसेप्ट को ही समझना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अभी बीच में कोई क्वेश्चन मत करो, जहां लगेगा वहां बता देंगे आपको। ठीक, चलो अब बात करेंगे हम प्रायोरिटी क्यू की। तीसरा हमारा टाइप है प्रायोरिटी क्यू। It is a special type of queue in which the elements are arranged based on the priority। इसका मतलब ये है कि यहां पर हम जो एलिमेंट रखते हैं वो प्रायोरिटी के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, सो इट आपने अगर अभी हम पढ़ाएंगे सीपीयू शेड्यूलिंग में, तो वहां पर हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी पढ़ते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में काम यही होता है कि हम किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी नंबर सेट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको हम फर्स्ट पे काम करेंगे। इसी तरह से यहां पर भी होता है। इट इज क्योंकि वो इंप्लीमेंट ही उसी के हिसाब से किया जाता है, प्रायोरिटी क्यू से ही हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं उस शेड्यूलिंग को। सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन विच एवरी एलिमेंट हैज अ प्रायोरिटी एसोसिएटेड विद इट। सपोज सम एलिमेंट्स ऑकर विद द सेम प्रायोरिटी, सो दे विल अरेंज अकॉर्डिंग टू द फीपो प्रिंसिपल। मान लेते हैं कि कुछ एलिमेंट सेम प्रायोरिटी, लाइक अगर हमने कहा 20 20 20, ये 3 बार इंसर्ट करना, तो जो पहले आया उसी पहले ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, राइट है ना? वो फीफो प्रिंसिपल पर काम करेंगे। इंसर्शन इन प्रायोरिटी क्यू टेक प्लेस बेस्ड ऑन द अराइवल। जो हम इंसर्शन करेंगे वो हम सिर्फ अराइवल के हिसाब से करेंगे, याद रखें, चाहे हम किसी भी ऑर्डर में इंसर्शन कर दें। लेकिन जब डिलीशन होगा तो डिलीशन होने का मतलब यह है कि उस प्रोसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, डिलीशन का मतलब हम उस वक्त जब एलिमेंट डिलीट कर रहे होंगे तब प्रायोरिटी उसकी रहेगी सेट। तो ये दो तरह से हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, प्रायोरिटी क्यू इज मेनली यूज्ड इंप्लीमेंट द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो डिलीशन जो है वो प्रायोरिटी के बेसिस पर होता है। इंसर्शन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इंसर्शन होगा आपका अराइवल पे, कि कौन सी एलिमेंट को कितने समय पर आपने इंसर्ट किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी कोई भी प्रोसेस कभी भी आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब डिलीशन होगा तो वो ये बताएगा कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करना है, उसका मतलब है प्रायोरिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर एक एलिमेंट हमने, ये एलिमेंट हमने क्या किए हुए हैं, इंसर्ट किए हुए हैं। ठीक है, 80 30 20 10 5, और ये हमने ले रखा है एक डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसमें 80 जो एलिमेंट है जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको हम पहले डीक्यू करेंगे। जिस एलिमेंट की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको सबसे बाद में हम डिलीट करेंगे, राइट? तो यहां पर हम दो तरह के ये प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं। एक करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा होता है डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट हम किसी भी ऑर्डर में अराइव करें,
बट जो हमारा असेंडिंग में डिलीट होगा वो होगा, जैसे सपोज दैट इन असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड इन आर्बिट्रेरी ऑर्डर बट ओनली द स्मॉलेस्ट कैन बी डिलीटेड फर्स्ट। जो सबसे छोटा होगा वो पहले डिलीट होगा। सपोज एन एरे विद एलिमेंट 7 5 3 इन द सेम ऑर्डर। मान लेते हैं कि एक 7 5 3 हम मान लेते हैं ये हमारे पास में अराइवल है, यहां से हम इंसर्शन कर रहे हैं, तो 7 5 3, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर का हमारा है तो डिलीशन जो है, भले ही हमारा फ्रंट यहां है और रेयर यहां है, तो यहां पर क्या है, देखो ये हो गया रेयर और ये हो गया फ्रंट। लेकिन जब हम प्रायोरिटी सेट कर देंगे, प्रायोरिटी सेट कर देंगे कि मान लेते हैं कि 3 नंबर हमारा हो गया प्रायोरिटी पे, इसकी हो गई फर्स्ट, तो इसकी हो जाएगी सेकंड प्रायोरिटी और इसकी क्या हो जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी। तो इसका मतलब हमारा जो फ्रंट पॉइंटर है वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा, फ्रंट यहां आ जाएगा। और जब फ्रंट यहां आ जाएगा तो यहां से डिलीशन करते हुए लास्ट तक ले जाएगा। बात समझ में आ रही। तो पहले कौन सा एलिमेंट बाहर आएगा, 3, फिर 5, फिर 7। इसी तरह से प्रोसेसिंग में भी होता है कि हम किस प्रोसेस को किस प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। जिस ऑर्डर में उसकी प्रायोरिटी होगी उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होगी और टर्मिनेट होगी। बात समझ में आ रही। तो किसी प्रोसेस का टर्मिनेशन ही कोई क्यू से एलिमेंट का डिलीशन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू क्या होता है कि आपका एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में अराइव्ड हो बट लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे पहले डिलीट किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां हम 3 एलिमेंट वही ले लेते हैं, मान लेते हैं 7 3 5, इस ऑर्डर में हमने इसको अराइव्ड किया या हमने इंसर्शन किया। बट अब अगर हम इसमें से एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो देखिए ये हमारा रेयर हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया। लेकिन ध्यान रखो ये पहली प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तो यहां पर प्रायोरिटी के नंबर के हिसाब से डिलीशन होगा, ये बात आप याद रखना है ना। So suppose an array with element 7 3 5 the same order, so insertion can be done with the same sequence but the order of deletion is 7 5 3, ठीक, क्लियर। नहीं, प्रायोरिटी दो तरह के, एक असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू होगा और एक डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू होगा। आप एलिमेंट कैसे भी लगाओगे जब आप इंप्लीमेंटेशन करोगे, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रायोरिटी क्यूज वगैरह होते हैं इसको हम हीप डेटा स्ट्रक्चर से इसको मैनेज करते हैं। इंप्लीमेंटेशन हम उसी के हिसाब से करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट करके आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से ये शॉर्टिंग टेक्निक हो गई अगर हम डेटा के हिसाब से बोलें, ठीक है ना। क्लियर। ये स्पेशल टाइप का इसका इंप्लीमेंटेशन भी हम हीप डेटा स्ट्रक्चर से करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जब वो हम हीप ट्री बनाते हैं ना, हीप भी एक ट्री की तरह बनाते हैं हम, और उसके थ्रू हम ये सारे एलिमेंट को जमाते हैं। तो दो तरह से बनते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर हीप हीप और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके हिसाब से हम इसको इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तभी ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक। ओके, चलो अब देखो मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से सारी चीजों को। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका पहला एप्लीकेशन है कि ये डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम होती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ की एल्गोरिथम होती है डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम, उसमें यूज करते हैं। ये जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को यूज करती है, ठीक है। इसमें यहां पर यूज किया जाता है। यहीं अगर हम अगली एल्गोरिथम की बात करें तो प्रिम्स एल्गोरिथम है, ये भी यूज की जाती है। इसमें भी हम यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू को। इसके बाद डेटा कंप्रेशन टेक्निक जो कि हम हाफमैन कोड से करते हैं, उसमें भी प्रायोरिटी क्यू का यूज किया जाता है। हीप शॉर्ट एक टेक्निक होती है, उसमें भी हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं, जबकि प्रायोरिटी क्यू को हम हीप डेटा स्ट्रक्चर से ही मैनेज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, लोड बैलेंसिंग एंड इंटरप्ट हैंडलिंग। ये सारी चीजें भी हम किससे यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू से ही करते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई।
क्वेश्चन में प्रायोरिटी नहीं दिया होगा, वो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने निशु पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है? जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपने पहले डेटा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है कभी? इम्प्लीमेंटेशन किया है आपने डेटा स्ट्रक्चर में, या पहली बार पढ़ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे डीक्यू की, जिसको हम बोलते हैं डबल एंडेड क्यू। इम्प्लीमेंटेशन किया है? अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन किया होता तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते मुझसे। ये रियल टाइप की एप्लीकेशंस हैं जिन पर हर जगह अलग अलग चीज हमें यूज करनी होती है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं तो अलग अलग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग एप्लीकेशन में काम आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू का मतलब ये होता है कि यहां पर इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से होता है। लेकिन जैसे अभी हमारे सिंगल एंडेड क्यू क्या करता है, सिंगल लीनियर क्यू की बात करें तो वो क्या करता है कि इंसर्शन एक तरफ से, डिलीशन दूसरे तरफ से। लेकिन यहां पर जो हम डबल एंडेड क्यू यूज कर रहे हैं उसमें क्या फायदा है कि इंसर्शन भी दोनों तरफ से हो जाएगा और डिलीशन भी दोनों तरफ से हो जाएगा। ठीक है, सो इन डीक्यू और डबल एंडेड क्यू इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन from both ends of the queue, either from the front or rear. It means that we can insert and delete elements from the both front and rear ends of the queue, and DQ can be used as a palindrome checker. आपने palindrome checker सुना है? वहां पर हम ये यूज करते हैं। जैसे अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग लिखी, लाइक ये एक स्ट्रिंग लिखी है, तो इस स्ट्रिंग में देखो, आप यहां से पढ़ोगे तो भी DALDA है, और यहां से पढ़ो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई और स्ट्रिंग लीजिए जो पैलिंड्रोम हो। हाँ बिल्कुल, किसी बच्चे ने लिखा है। हाँ, किसी का नाम देखिए, जैसे 1331 ये हो गया, या NITIN। ठीक है, ये जो वर्ड है ये क्या है? पैलिंड्रोम है। ठीक है, एक नंबर है वो पैलिंड्रोम है, स्ट्रिंग है, कोई भी है। तो पैलिंड्रोम चेकर का मतलब इंसर्शन चाहे आप यहां से करो चाहे आप यहां से करो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से इजी लगे वहां से कर लो। सो पैलिंड्रोम चेकर, इफ वी रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम द बोथ एंड देन द स्ट्रिंग वुड बी द सेम। ठीक है, चलो अब ये होते हैं दो तरह के। एक होता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है? एज द नेम इम्प्लाई, इनपुट रिस्ट्रिक्ट का मतलब इंसर्शन एक एंड से और डिलीशन दोनों एंड से। ठीक है, देखो, इंसर्शन डिलीशन हम यहां से भी कर पा रहे हैं और यहां से भी कर पा रहे हैं, लेकिन इंसर्शन सिर्फ एक एंड से कर पाएंगे। ठीक है, सो एज द नेम, अलग अलग जरूरत के हिसाब से हम सारी चीजें करते हैं। दूसरा होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। एज द नेम इम्प्लाई कि हम यहां पर इंसर्शन एक एंड से कर रहे हैं, दोनों एंड से कर रहे हैं, बट डिलीशन सिर्फ एक एंड से कर रहे हैं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डिलीशन हम यहां पर देखो सिर्फ इस एंड से डिलीशन है, बाकी यहां से भी इंसर्शन कर रहे हैं और यहां से भी इंसर्शन कर रहे हैं। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू, इसका मतलब कि आउटपुट का मतलब डिलीशन एक एंड से, और इनपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब इंसर्शन सिर्फ एक एंड से, डिलीशन दोनों तरफ से। ठीक, चलो तो अब हमारे ये जो थ्योरी पार्ट है ये हो गया है कंप्लीट। अब हम समझेंगे क्वेश्चंस को।
चलिए, तो क्वेश्चन है, अब आप लोग आंसर करिए और मुझे बताइए। A linear list of element in which deletion can be done from one end and insertion can take place only at the other end is known as। ऑब्वियसली बात है, अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये आंसर अभी देना बहुत आसान है, बट जब हम सारे क्वेश्चंस मिला देंगे तब हमें एक्चुअल में समझ में आएगा कि सही आंसर क्या है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर विड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। आंसर दीजिए। देखिए बीएफएस, बीएफएस बोले, बीएफएस को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च होता है, या ट्रेवलिंग बोले तो क्यू से करते हैं। डीएफएस मैंने आपको बताया था स्टैक से करते हैं, और वीएफएस हमने आपको बताया था कि हम क्यू से करते हैं। ठीक, इसको पढ़िएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ क्यू फॉलोज, यस, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो नॉन एज, जल्दी बताइए। यस, आंसर क्या होना चाहिए? रिंग बफर। मैंने आपको बताया था सर्कुलर क्यू क्या है, रिंग बफर। क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिंग बफर इज ऑल्सो नॉन एज। अब देखिए, कब सवाल को घुमाने का तरीका आप समझिए। मैंने बोला कि रिंग बफर किससे बोलते हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए स्टैक, आपसे पूछ लिया जाए सर्कुलर क्यू, या एक मिनट, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए लिंक लिस्ट, और आपसे पूछ लिया जाए कर्व बफर। आप हो सकता है कि घूम जाए इस सवाल में। अभी तो पता है, हमने बताया है, लेकिन जब एग्जाम में आए तो हो सकता है कि उसमें भटक जाए। इसलिए ध्यान रखना है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिए कि सर्कुलर क्यू को ही आप रिंग बफर बोलते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड इन अ क्यू एंड आर डिलीटेड वन at a time, so in what order will they be removed? बताइए, इसका आंसर बताइए।
देखिए आपसे कहा गया है कि किस ऑर्डर में ये इनकी ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, ए बी सी और डी। ये आपका फ्रंट हो गया, ये सॉरी ये आपका रेयर हो गया और ये आपका फ्रंट हो गया। तो जो पहले है वही पहले डिलीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी डी, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके चलो, समझ आ रहा है आपको? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर in which elements can be inserted or deleted at from both ends but not in the middle is। आंसर बताएं। नहीं भाई, आंसर होगा डी क्यू, ठीक है। इसमें शायद ये इतना ही होना चाहिए, डी क्यू, ठीक है ना। डी क्यू होगा, क्योंकि डी क्यू ही कैसा ऑपरेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहां पर ये है, ये एलिमेंट्स हैं, इस तरह से होता है जहां से इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से होता है। ये इंसर्शन हो रहा है और ये डिलीशन हो रहा है, तो बोथ एंड है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा डी क्यू। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, जल्दी जल्दी लिखिए, आप देखिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कई लोगों ने अपने अलग अलग आंसर दिए हैं। कुछ लोगों ने ही सिर्फ सही आंसर दे पाया है, बाकी सभी लोग आंसर गलत दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। देखिए, अगर आप इस क्यू को ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये एलिमेंट्स हैं, ठीक। ये हमारा फ्रंट हो गया
और ये हमारा रेयर हो गया। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या कहता है, देखिए क्या क्वेश्चन है। अ नॉर्मल क्यू इफ इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स साइज गेट्स फुल। कब फुल होगा? जब जब रेयर में क्या हो जाए, देखिए रेयर में मैक्स साइज -1 हो जाए। अब समझिए आप, या अगर हम इंडेक्स इसको एरे के हिसाब से यूज करते तो ये होगा एरे ऑफ 0, ये होगा एरे ऑफ 1, ये होगा एरे ऑफ 2 और ये होगा एरे ऑफ 3। अगर इसका साइज है 4, मैक्स साइज कितना है 4, मैक्स साइज कितना है 4 -1, तो रेयर कहां पॉइंट कर रहा है बेटा 3 पर। देखो ये हो गई 0 1 2 3, तो रेयर बराबर कहां है, रेयर बराबर 3। इसका मतलब ये लास्ट वाली पोजीशन पर पॉइंट कर रहा है। अब अगर कोई भी एलिमेंट हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या बताएगा, क्यू इज फुल। अगला वाला अगर आप देखोगे फ्रंट इक्वल्स टू, फिर फ्रंट से कभी भी चेक नहीं करते तो ऑप्शन बी तो कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, फ्रंट बराबर रेयर +1 हो जाए। अभी फ्रंट 0 पर है, फ्रंट कितने पर है 0 पर है। चलो 0 पे भी मत मानो, अभी तो -1 पे ही मानो क्योंकि कोई एलिमेंट हमने डिलीट ही नहीं किया है। ठीक है, शुरुआत में फ्रंट किस पर है -1 पर है। तो अगर हम देखें कि फ्रंट -1 पर और रेयर +1, रेयर +1 मतलब रेयर 3 +1 कर दोगे तो क्या, ये थोड़ी ना बताएगा, तो ये भी नहीं बताएगा। और रेयर और फ्रंट दोनों की वैल्यू अगर बराबर कर दोगे तो भी आप फुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में तो रेयर और फ्रंट 0 0 -1 ही होते हैं, लेकिन फिर धीमे धीमे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो पहली बार में तो वो होता है क्यू एम्प्टी की कंडीशन होती है जब रेयर और फ्रंट -1 शुरुआती दौर में होते हैं, तो उस दौरान तो एम्प्टी क्यू होता है, इसलिए डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सीयूटी के मॉक 2 में ये क्वेश्चन था, वेरी गुड, तो इसका आंसर आपने सही लगाया था। यही है इम्प्लीमेंटेशन, ध्यान से समझना है कि क्या पूछ रहा है और क्या बताना है। क्वेश्चन खाली रट लेने से नहीं आएगा, क्यों रट लेने से नहीं समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, फ्रंट एक जगह स्टेबल है, इंसर्शन कर रहे हैं तो रेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही। अब जब रेयर लास्ट में पहुंच गया उसके बाद कोई एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो क्यू फुल की कंडीशन हो गई, इसलिए क्या बोला गया, रेयर इक्वल्स टू मैक्स साइज। मैक्स साइज अगर 4 दे दिया जाए, क्योंकि अगर मैक्सिमम साइज अगर 4 दे दिया तो 4 -1 मतलब 3, मतलब रेयर कहां पॉइंट कर रहा है 3 पर पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब कि लास्ट एलिमेंट है जिसको वो पॉइंट कर रहा है, अब कोई एलिमेंट हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्यू सर्व मेजर रोल इन, अभी आप में से एक बंदे ने पूछा है मैक्स का साइज अगर 1 होगा तो बेटा फ्रंट 0, फ्रंट होता है -1 और रेयर होगा 0, तब भी क्या बराबर होगा। थोड़ा आप दिमाग तो यूज करो। मान लेते हैं कि आपने कह दिया कि मैक्स साइज कितना है 1 है, तो अगर हम कह रहे हैं कि रेयर की वैल्यू फ्रंट, सॉरी
मैक्स साइज -1 है और मैक्स का साइज 1 है, तो रेयर की वैल्यू क्या हो रही है? 0। रेयर की वैल्यू जब 0 हो रही है भैया, थोड़ा सा दिमाग अगर इस्तेमाल करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने कह दिया कि क्यू का साइज सिर्फ एक ही ब्लॉक का है, तो भैया बाकी के 2 ब्लॉक हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ और कॉमन सेंस यूज करो, खाली बस क्वेश्चन पूछना है, कंसेप्ट नहीं समझना है, यही चीज गलत है, ठीक है। यहां मेरा टेस्ट मत लो, आप खुद का टेस्ट लो। यहां पर पहली कंडीशन है कि फ्रंट की वैल्यू -1 है, ठीक है, और रेयर की वैल्यू भी -1 है। समझना बात को ध्यान से, ये पहली कंडीशन है। जब क्यूब एक ही साइज का है, एक ही एलिमेंट के साइज का है, तो पहली कंडीशन है कि रेयर की वैल्यू -1 और फ्रंट की वैल्यू भी -1 है जब हमारा क्यू खाली है। ये कब है? जब क्यू क्या होगा? एम्प्टी होगा। अब बात समझिए कि जब इंसर्शन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 10 हमने इंसर्ट किया। कितना इंसर्ट किया? 10। तो फ्रंट की वैल्यू तो, और देखिए फ्रंट और रेयर अभी दोनों हमने -1 कर दिए हैं, +1 कर दिए हैं, लेकिन जब हम एक ही साइज का ले रहे हैं तब भी एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर फ्रंट और रेयर बराबर है, लेकिन अगर 2 का कर देंगे साइज तो क्या करोगे? ये इस सिचुएशन में ये वाला ऑप्शन हमने मान लिया कि सही हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाती है हमेशा। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में, अगर ये नहीं होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, बट अगर हमने साइज 2 बोल दिया तो अब क्या होगा? यहां पर तो फ्रंट और रेयर बराबर हो गए, लेकिन मूव क्या कर रहा है भैया? मूव कर रहा है रेयर। यहां पर रेयर हो जाएगा 1 जब हम कोई नया एलिमेंट एंटर कर देंगे। तो क्या रेयर बराबर फ्रंट है? अब नहीं है, हर केस में नहीं है। तो जब हर केस में नहीं होगा तो उस ऑप्शन को हम नहीं लेंगे। मोस्ट करेक्ट और ऑलवेज करेक्ट ऑप्शन ए होगा। समझ में आ गई बात? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ब्लॉक होगा तो बात अलग हो गई ना। अब क्यू जो है सिमुलेशन ऑफ रिकर्सन में नहीं आता है, इसके लिए स्टैक काम करता है, इसके लिए लिंक लिस्ट काम करती है, और सिमुलेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन जिसके लिए ही हम क्यू का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए इसका आंसर जो है और हीप शॉर्ट को हम हीप में यूज करते हैं, जो हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। पर सी आंसर इसमें सही होगा। जब हम सिमुलेशन करते हैं यानी रिसोर्स एलोकेशन करते हैं प्रोसेसेस का, सीपीयू में सबसे ज्यादा यूज होता है क्यू का। नहीं बेटा, पर्टिकुलर में सिर्फ एक ही बात समझ में क्यों नहीं आ रही है आपको? आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। मैंने आपसे कहा कि अगर साइज 1 है तो एक कंडीशन ही तो ऐसी हो रही है जहां पर फ्रंट और रेयर 0 0 हैं। इसके अलावा आप कोई भी कंडीशन देख लो कि फ्रंट और रेयर बराबर हैं। ये तब बराबर होंगे जब एलिमेंट डिलीट करते जाओगे, तभी बराबर होंगे ना। पर शुरुआती दौर में अगर एलिमेंट आपने इंसर्ट कर दिए तो क्या बराबर है? नहीं है। जब आपने पूरे एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, अब आपसे कहा जा रहा है कि एलिमेंट आप अगला इंसर्ट करो, तो वो कंडीशन बताओ जो जिस पर ये बताए कि साइज हमारा भर चुका है, क्यू हमारा फुल हो चुका है। वो कंडीशन पूछ रहा है। सवाल जो कह रहा है उस सवाल को समझिए आप। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि फ्रंट और एयर कब 0 होंगे, कब बराबर होंगे, ये सवाल ये नहीं कह रहा है आपसे।
जो सवाल कह रहा है उसको समझिए। समझ में आ रही बात? प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लाइफ में एक एलिमेंट का क्यू नहीं होगा। क्या आप थोड़ा सा सोचिए जरा, आप टिकट काउंटर पे जा रहे हो, अगर आप खाली काउंटर पे खड़े हो और आपके पीछे कोई नहीं है तो टिकट किसको पहले मिलेगा? आपको ही पहले मिलेगा ना। उसमें क्यू कहां से आ गया? क्यू का मतलब होता है एक से ज्यादा एलिमेंट को अरेंज करना, एक से ज्यादा लोगों को अरेंज करना, तभी आप बोलते हो खड़े हो जाओ लाइन में। अब आप अकेले हो और आप कहो कि भैया हमें ही पहले दे दो, हमारे पीछे तो कोई है नहीं, तो हमें मिलेगा पहले टिकट, हम ही विजेता हैं। अरे तुम अकेले ही तो हो, तो फर्स्ट तो हो गई हमेशा। समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? यही दिक्कत है आपकी, ज्यादा पढ़ लिया जाता है लेकिन रट लिया जाता है। पढ़ते नहीं हो आप लोग, रटते हो। अगर आप चीजों को रटोगे ना तो ऐसे ही होगा। समझोगे तो सवाल आपको बहुत आसान लगेगा और समझ में भी आएगा, लेकिन आप रट रहे हो और रटने से सवाल सॉल्व नहीं होते। प्रैक्टिकली आप इसमें आप वो नहीं लगा पाओगे, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। या ये चीज आप ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ क्यू? बताइए जल्दी से इसका आंसर। आप क्वेश्चन को रट रहे हो और फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करके ये सोच रहे हो कि कोई नया तर्क निकल जाए, तो भैया नहीं नहीं निकलेगा। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक पे हम बहुत ज्यादा अपने आप को क्या करते हैं, एनहेंस करके रखते हैं कि बेसिक चीज को नहीं भूलना है। आप बेसिक भूल जाते हो, सारी चीजें याद कर लेते हो, कहीं की चीज कहीं जोड़ देते हो और फिर सोचते हो कि जो आंसर दिया गया उसको कैसे गलत किया जाए। ये कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप रट के आए हो, आप समझ के नहीं आए हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू? बताइए जल्दी से आंसर बताइए। हमने आपका क्वेश्चन समझ लिया, लेकिन जब जो एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, वो वही कंडीशन जो मैं बता रहा हूं आपको। मैंने ये नहीं कहा कि ये कभी नहीं हो सकता। मैं तो शुरुआती दौर में जब इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूं तभी बता रहा हूं ना आपको। तो उस केस को क्यों लेना है? इसका आंसर क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। क्यों? ऑर्डिनरी क्यू, लीनियर क्यू बोलते हैं, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू। सिंगल एंडेड क्यू कभी नहीं होता, क्यू के हमेशा दो एंड होते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पज ये है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस। विथ व्हाट डेटा स्ट्रक्चर कैन अ प्रायोरिटी क्यू? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ये जो प्रायोरिटी क्यू होता है हमारा, इसे हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सबसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इफिशिएंट होता है हमारा हीप। क्या होता है? हीप। इसलिए हम हीप से ही प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना? एरे, लिस्ट, बाइनरी सर्च, सब सारे मतलब सभी चीजों से कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, इसका आंसर होगा हीप। अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू? चलिए देखें, हॉफमैन कोड हम यूज करते हैं। इंटरप्ट हैंडलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज करते हैं हम किसके थ्रू? क्यू के थ्रू करते हैं। क्या यूज नहीं करते? अंडो ऑपरेशन। ये हम किससे यूज करते हैं? स्टैक से। किससे यूज करते हैं?
स्टैक से, बाकी सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्यू के। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी आंसर करिए। भैया डिसएडवांटेज क्या नहीं है, इंटरप्ट हैंडलिंग नहीं है, ये एडवांटेज है। ये क्या है, एडवांटेज है। फिर वही बात, आपने क्या नहीं देखा, इज नॉट नहीं देखा। ठीक है, ये सारे डिसएडवांटेज है कि अगर एक लो प्रायोरिटी की प्रोसेस है तो वो वेट करती रहेगी कब तक, जब तक कि सारी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी वाली एग्जीक्यूट ना हो जाएं। तो ये इंडेफिनिट कंडीशन हो गई, सर्कुलर वेट की कंडीशन हो गई, सिस्टम क्रैश हो गया तो लो प्रायोरिटी सिस्टम लॉस हो जाएगी। इंडेफिनिट ब्लॉकिंग मतलब अगर सारी प्रोसेसेस लगी हुई है लाइन में और सबसे लोएस्ट वाली है सबसे आखिर में होगी तो वो ब्लॉक करके रखा हुआ है, कुछ नहीं पता उसको कि कब तक चलेगी। ठीक है, अगला चलें। अब पूछ रहा है नॉट एडवांटेज, फिर से पूछा गया है प्रायोरिटी क्यू का। अब पूछा गया है प्रायोरिटी क्यू का, फिर से पूछा गया है अभी, है ना। बताएं आंसर। तो क्या आंसर होगा, इजी टू डिलीशन एलिमेंट्स इन एनी केस। यही एडवांटेज नहीं है, बाकी सारे एडवांटेज हैं कि प्रायोरिटी क्यू में अगर हमने प्रायोरिटी सेट कर दी तो इंप्लीमेंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस विद डिफरेंट प्रायोरिटी कैन एफिशिएंटली हैंडल, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन विद डिफरिंग द रिक्वायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों एडवांटेज है, बाकी चौथा एडवांटेज नहीं है। क्यों एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जब आप कोई एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट करते वक्त पहले वो सर्च करेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट कौन सा है, उसके बाद उससे लोएस्ट कौन सा है, उसके बाद उससे लोएस्ट कौन सा है। तो दैट इज द टाइम टेकन प्रोसेस। समझ में आ रही बात। तो इसलिए डिलीट करना इजी नहीं है हर केस में, है ना। सर्टेन केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, पर हर केस में लिखा है एनी केस। अब पूछा गया है व्हाट इज डी क्यू। तो डी क्यू हमारा क्या है, वो क्यू जिसमें इंसर्ट और डिलीट डिफाइन किया जाए फ्रंट और रेयर एंड्स, दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन हो जाए, उसे आप कहोगे डी क्यू। तो अब आपके ये सारे क्वेश्चन हो गए फिनिश। ठीक, और क्यू हमने फिनिश कर दिया। अब अगले हफ्ते हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ में मिलेंगे। कल जो है, आज मतलब कल जो है आपका मेमोरी 1 और मेमोरी 2, ये दो पेपर हम कोशिश करेंगे कि उनका एनालिसिस कल ही कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आप लोग अगर जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है वो मेमोरी के पेपर दे लें, कल हम लोग पेपर एनालिसिस की क्लास लेंगे। ठीक है, करेंगे। और यहाँ पर आपका क्यू हो गया फिनिश। तो वो क्लास मेमोरी के नाम से ही होगी, ध्यान रखें, सीयूईटी के नाम से नहीं होगी। मेमोरी आपके डिजिटल फंडामेंटल के टॉपिक में है तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी आज के इस टॉपिक में। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए,
और जितने टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ा दिए हैं उन सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज करके रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, अब आप उनको कोशिश करिए स्टैक और क्यू इन दोनों से क्वेश्चन जो आते हैं वो गलत ना हो आपसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।